हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वह क्लास पीजीडीसीए सेकंड सेम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली की यूनिट 3rd एंड 4th एंड 5th होने वाली है। यदि आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, जैसे कि इससे पहले वाली जो क्लासेस थी वह क्लासेस यूनिट 1st एंड यूनिट 2nd की थी। यदि आपने यह क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस क्लासेस की लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप यह क्लासेस भी देख सकते हैं। पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के 2 पेपर हो चुके हैं। अब जो 3rd पेपर है वह पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली का है। तो जो आज की क्लास होने वाली है वह क्लास एक क्लास नहीं है, अगर यूं कहें तो एक महा क्लास है, क्योंकि आज की जो क्लासेस है ना वो यूनिट 3rd 4th 5th यानी कि तीनों की तीनों यूनिट की एक क्लास होने वाली है। तो समझिए ये क्लासेस कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो इस क्लासेस में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस क्लासेस के लेने के बाद में मैं यह गारंटी देता हूं कि आप एग्ज़ाम में जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वह चीज़ें बहुत ही आसानी से लिख सकेंगे। सो इसके लिए आपको यह क्लासेस पूरी देखनी है। तो चलिए आज की इस क्लासेस को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लासेस में। चलिए, जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वह है यूनिट 3rd का पहला प्रश्न, जिसमें हम देखने वाले हैं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षेप में समझाइए। देखिए, आज की जो क्लासेस होने वाली है ना आगे, उन सभी क्लासेस में आप देखेंगे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि जितनी भी टिप्पणियां हैं वह सभी आप इस क्लासेस में समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षेप में समझाइए। वाउचर बनाना एवं उसका प्रयोग, क्रेडिट लिमिट एवं क्रेडिट पीरियड, एक्साइज इनवॉइस। चलिए पहले को समझते हैं हम, नया वाउचर बनाना यानी कि वाउचर बनाना एवं उसका प्रयोग। किसी भी लेन देन को सबसे पहले जिस दस्तावेज में रिकॉर्ड किया जाता है उसे वाउचर कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को आप जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो पहला जो रिकॉर्ड होता है वह होता है वाउचर में। वाउचर अकाउंटिंग का सबसे मूल तत्व है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि वाउचर अकाउंटिंग का जो सबसे मूल तत्व होता है ना वो वाउचर ही होता है। वाउचर अकाउंटिंग का सबसे मूल तत्व है। टैली में आपको प्रत्येक लेन देन या खरीदी बिक्री के लिए वाउचर में एंट्री करना आवश्यक होता है। देखिए, आप जब भी कुछ लेन देन वगैरह करते हैं तो उस सभी लेन देन के आपको वाउचर बनाने होते हैं। शेष काम टैली स्वयं ही कर लेता है, यानी कि जो बचा काम है जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह करना तो टैली ऑटोमेटिकली कर लेता है उस चीज को। टैली में 16 प्रकार के भिन्न भिन्न वाउचर होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज की जा सकती है। पहले से ही उपलब्ध वाउचर के प्रकार आपके दैनिक अकाउंटिंग की जरूरतों को पूरा करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, टैली के अंतर्गत 16 प्रकार के भिन्न भिन्न यानी कि 16 प्रकार के अलग अलग वाउचर होते हैं, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं, जो कि आपके दैनिक अकाउंटिंग की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन आप अपने कार्य के अनुसार नया वाउचर बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई सा नया वाउचर बनाना है तो आप अपने कार्य के अनुसार इसमें नया वाउचर बना सकते हैं। नया वाउचर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स। देखिए, अब आपको नया वाउचर बनाना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। आखिर आप नया वाउचर कैसे बना सकते हैं। अकाउंटिंग इन्फो बार को क्लिक करें, टैली के पेज को पर आना है और वहां से आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो आती है अकाउंट इन्फो की। इसमें से आपको क्या करना है, वाउचर टाइप विकल्प को क्लिक करना है। यहां से आप देख सकते हैं वाउचर टाइप्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्रिएट
विकल्प को क्लिक करें। देखिए इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो आती है वो आती है वाउचर टाइप की, जहां पे आपको क्लिक करना है क्रिएट बटन के ऊपर। जैसे ही आप क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे वाउचर टाइप क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें आपको क्या क्या करना है वो देखिए। इसमें निम्न विकल्प होते हैं, जैसे नेम बॉक्स में नए वाउचर का नाम टाइप करें, वाउचर की सूची से वाउचर का प्रकार सिलेक्ट करें। देखिए आप जो भी वाउचर बनाते हैं उस वाउचर को किसी न किसी अन्य वाउचर की सूची में आपको डालना रहता है। जैसे कि मान लो आप सैलरी का वाउचर बना रहे हो, आपका जो बिजनेस है वह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सैलरी देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, एक वाउचर बनाएंगे सैलरी का, जिसका नेचर है वह नेचर आप दे सकते हैं पेमेंट का, क्योंकि सैलरी आप करते हैं पेमेंट की, है ना। तो जितनी भी सैलरी आप करते हैं वो करते हैं पेमेंट, तो पेमेंट वाउचर उसमें आप नेचर में सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आप पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आप सैलरी का वाउचर बनाते हैं तो। नंबरिंग का फॉर्मेट सिलेक्ट करें, यहां पे आप नंबरिंग का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अंत में आपको एक्सेप्ट विंडो से यानी कि इसको एक्सेप्ट को यस कर लेना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो वाउचर है वह क्रिएट हो जाता है। देखिए वाउचर बनाना एवं उसका प्रयोग ये हमने समझ लिया है। चलिए अब अगला समझते हैं। अगला हमारे सामने है यहाँ पे क्रेडिट लिमिट एवं क्रेडिट पीरियड। तो चलिए इसे समझते हैं। क्रेडिट लिमिट्स, उधार देने की सीमा किसी भी पार्टी पर लगाई जा सकती है। देखिए यदि आप किसी से उधार देते हैं, यदि किसी से उधार लेते हैं तो उसमें भी आप एक तरह की सीमा लगा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को उधार देते हैं तो उस व्यक्ति को आप कितना उधार देना चाहते हैं, लास्ट स्टेज क्या रहती है उधार देने की, तो वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी पार्टी को 10,000 रुपये तक उधार देना है, यानी कि 10,000 का माल लास्ट देना है, तो मैं उस पार्टी के ऊपर 10,000 की लिमिट सेट कर सकता हूं। जो अकाउंट सन्ड्री डेब्टर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं उन पर यह विकल्प लगाया जा सकता है। देखिए यहां पे एक होता है आपका देनदार, दूसरा होता है आपका लेनदार, तो इन दोनों के ऊपर आप यह लिमिट लगा सकते हैं। क्रेडिट लिमिट लगाने के लिए निम्न स्टेप्स, देखिए यहां पे हम कुछ स्टेप्स देखने वाले हैं, जैसे कि हम क्रेडिट लिमिट कैसे लगा सकते हैं। गेट टू टेली में मेन्यू पर जाएं, यानी कि गेट टू टेली के पेज के ऊपर आपको जाना है। उसके बाद में आपको जाना है अकाउंट इन्फो के ऊपर। अकाउंट इन्फो के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको जाना है लेजर के विकल्प को क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे लेजर के विकल्प को क्लिक करते हैं, इसमें सभी ग्रुप दर्शाए जाते हैं। इच्छित ग्रुप को सिलेक्ट करें, यानी इच्छित का मतलब होता है इच्छा के अनुसार आपको उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप वहां से ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं उसमें से आपको एक नेक्स्ट विंडो दिखाई देती है। अब उस ग्रुप के सभी लेजर की सूची दिखाई देगी, उसमें से इच्छित ग्रुप को उधार देने की इच्छा, इच्छित लेजर को, अब उस ग्रुप के सभी लेजर की सूची दिखाई देगी, उसमें से इच्छित लेजर को उधार देने की सीमा एवं अवधि दोनों तय करें। देखिए जब भी, अब यहां पे आपके सामने दो तरह के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ग्रुप में भी क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप लेजर में भी क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं। ग्रुप का मतलब होता है कि उस ग्रुप में जितने भी लेजर बनेंगे उन सभी लेजर के ऊपर जो क्रेडिट लिमिट आप लगाएंगे वह सब के ऊपर सेट हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप लेजर में लगाते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लेजर में आप उसको लगा सकते हैं। तो ये होती है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड्स, यह वाउचर एंट्री के दिन ही मानी जाती है तथा उसी दिन से उसकी गणना की जाती है। देखिए जब क्रेडिट पीरियड रहता है, क्रेडिट पीरियड जब आप वाउचर टाइप करते हैं तभी ये लगाया जाता है और उसी दिन से इसकी क्या हो जाती है, गणना हो जाती है। चलिए अगले को समझते हैं। एक्साइज इनवॉइस,
चलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एक्साइज इनवाइस बड़े या मध्यम उत्पादक कंपनी को प्रत्येक माल के उत्पादन पर सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है। उसे एक्साइज इनवाइस यानी कि एक्साइज टैक्स, यह एक प्रत्यक्ष कर है जो सीधे उत्पाद पर सरकार को देना होता है। देखिए ये जो एक तरह का क्या है, एक तरह का ये है टैक्स। टैक्स कौन सा है? तो यह है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर है। अब ये कर है किसी उत्पाद के ऊपर, किसी सरकार को, किसी उत्पाद के ऊपर आपको सरकार को सीधा देना होता है, तो यह वह टैक्स होता है। याद रखिएगा, सीधा सरकार को देने वाला टैक्स कौन सा होता है उत्पाद के ऊपर? तो वह है एक्साइज टैक्स। जब कोई भी माल डीलर को बेचा जाता है तब उसमें उस एक्साइज की दर, तब उसमें उस एक्साइज टैक्स की दर तथा उसके अनुसार रकम बिल में दर्शाना आवश्यक होता है। प्रत्येक एक्साइज टैक्स देने वाली कंपनी को एक एक्साइज नंबर दिया जाता है। उस नंबर को भी बिल में दर्शाना आवश्यक है। उस नंबर को दर्शाना होता है। इस प्रकार के बिल बनाने की सुविधा टेली में उपलब्ध है। यदि कोई कंपनी एक्साइज टैक्स का भुगतान करती है तब उसे टेली में सेट करने के लिए F11 बटन को क्लिक करें। देखिए टेली के अंदर यह सुविधा उपलब्ध होती है। यदि कोई कंपनी क्या करती है, एक्साइज टैक्स का भुगतान करती है सरकार को, सीधे सरकार को भुगतान करती है, तो उसकी एंट्री आप टेली के अंतर्गत कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी भुगतान करती है तो उसे सेट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं टेली में सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F11 की दबाना पड़ेगा। जैसे आप F11 की दबाते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो आती है। यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन विकल्प को क्लिक करें। देखिए यहाँ पे कंपनी फीचर्स में आपको तीसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल एक्साइज विकल्प को यस सेट करें। इस विकल्प को आपको यस सेट कर देना है। जैसे इस विकल्प को आप यस सेट करते हैं तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने यहाँ पे आती है। इस विकल्प को आपको क्या कर देना है, यस सेट कर देना है। नीचे सेट अल्टर एक्साइज डिटेल्स बॉक्स में यस सेट करें। एक्साइज से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान करें। अब यहाँ पे देखिए टैक्स की कई तरह की जानकारियां होती है। जैसे कि आपने एक्साइज टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वहाँ पे आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वह सभी जानकारियाँ आपको यहाँ से भर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे एक्साइज इनवॉइस की एंट्री करना। अब आप इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसे भी देखते हैं। वाउचर की सूची से एक्साइज सेल का वाउचर सिलेक्ट करें। देखिए जब भी आप वाउचर में एंट्री करते हैं तो एक नॉर्मल वाउचर होता है और एक टैक्स वाउचर होता है, यानी कि वहाँ पे आप एक्साइज सेल का वाउचर सिलेक्ट करें। उसमें विभिन्न जानकारियाँ होती है, जैसे कि पार्टी का नाम, स्टॉक का नाम, रकम आदि डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो आती है। एंट्री पूर्ण होने के बाद उसे एक्सेप्ट से सेव करें। तो इस एंट्री को पूर्ण होने के बाद आपको ये कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद में वाउचर पूर्ण होने के बाद टेली स्वयं ही प्रिंट वाउचर का डायलॉग बॉक्स दर्शाता है। यदि नहीं दर्शाता है तब आपको क्या करना है, अल्टर बटन के साथ में पी बटन दबाना है। जैसे ही आप अल्टर के साथ में पी बटन दबाते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो आती है वह आती है प्रिंट फॉर्मेट की। टेली एक्साइज विभाग के अनुसार सेट किए गए फॉर्मेट में इनवॉइस प्रिंट करता है। एक्साइज विभाग के अनुसार जो फॉर्मेट सेट रहता है उसी फॉर्मेट में आपकी जो नेक्स्ट है वह प्रिंट होती है। उसी फॉर्मेट में आपका जो इनवॉइस रहता है वह प्रिंट होता है, ठीक है। तो यह प्रश्न हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें प्रॉपर्ली अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और प्रश्न है हमारे सामने यूनिट 3 का, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेजर एंड ग्रुप ब्रेकअप एंड अगला है यहाँ पे जॉब वर्क एनालिसिस। ठीक है, इन दोनों को हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से। पहला है हमारे सामने लेजर एंड ग्रुप ब्रेकअप। देखिए, कास्ट सेंटर के घटक का उस लेजर में विभाजन हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लेजर होता है ना, वो कॉस्ट सेंटर से लेजर का बंटवारा होता है। एक हिसाब से वो देखें, कॉस्ट सेंटर से क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति के ऊपर जो भी खर्च होता है वह खर्च दर्शाया जाता है। तो कुछ हिसाब से उसमें होता है विभाजन उसका। चलिए इसे समझते हैं। इसमें यह प्राप्त करने के लिए लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट का प्रयोग होता है। इसी प्रकार किसी एक ग्रुप में एक कॉस्ट सेंटर में कितना खर्च हुआ है या कितनी आमदनी हुई है, यह देखने के लिए ग्रुप ब्रेकअप का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। पहले में आप देख सकते हैं कि किसी एक लेजर की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तब उसे आपको ब्रेकअप करना है। और यदि यहाँ पे आपको पूरे ग्रुप की रिपोर्ट देखना है तो उसे आपको ब्रेकअप करना है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पर्टिकुलर एक होता है, और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के अंदर कई सारे के लेजर होते हैं। उन सभी के देखने हैं तो उन सभी के आप देख सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी एक का देखना है, लेजर ब्रेकअप में देख सकते हैं। हम किसी लेजर में कॉस्ट सेंटर बनाते हैं तथा उसमें इच्छा के अनुसार एंट्रियां करते हैं। तो ये होता है लेजर एंड ग्रुप ब्रेकअप। चलिए इसे आगे भी समझते हैं। उन एंट्रियों की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, अब जो आपने एंट्री करी है उन सभी एंट्री की रिपोर्ट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। डिस्प्ले मेन्यू में क्लिक करें, उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा सभी स्टेप्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विकल्प को क्लिक करें, उसके बाद में कॉस्ट सेंटर विकल्प को क्लिक करें, उसके बाद आपको आना लेजर ब्रेकअप विकल्प को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिस लेजर में कॉस्ट सेंटर लागू किया है, यानी कि वहाँ पे आपको दिखाई देगा सभी लेजर की सूची, और जिस लेजर में कॉस्ट सेंटर लागू किया है उन लेजर की सूची दिखाई देती हैं। उनमें से इच्छित लेजर को सिलेक्ट करें, यानी कि उसमें से आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी लेजर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। इसमें आपको कॉस्ट सेंटर के लेन देन दिखाई देते हैं तथा प्रत्येक कॉस्ट सेंटर में कितना लेन देन हुआ है वह दर्शाया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी एक ग्रुप में कॉस्ट सेंटर का प्रभाव देखना हो तो ग्रुप ब्रेकअप विकल्प को चुनें। देखिए यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया है सेम टू सेम आपको यहाँ पे वही सब चीज़ें देखने को मिल रही है। चलिए अभी यहाँ पे आप यहाँ तक आपने समझा, ये होता है ग्रुप ब्रेकअप एंड लेजर ब्रेकअप। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट जॉब वर्क एनालिसिस। अब जॉब वर्क एनालिसिस क्या होती है। देखिए इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको ये सभी चीज़ें क्या लिखना है, डिटेल में लिखना है। ठीक है, इसमें उत्पाद के साथ विभिन्न भाग को भी दर्शाया जाता है। जैसे एक उत्पाद के निर्माण में होने वाले सह उत्पाद, एक जो उत्पाद आप बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसमें भी कई तरह के प्रोडक्ट आप यानी कि उसके सह उत्पाद यानी कि सह प्रोडक्ट भी आप उसमें बना सकते हैं। एक बैच में खराब उत्पाद आदि को भी दर्शाया जाता है। इसमें ऑर्डर प्राप्त मात्र के विरोधाभास को भी दर्शाया जाता है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए, अब देखिए जॉब वर्क एनालिसिस की रिपोर्ट को आप कैसे देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे टेली के पेज के ऊपर आना है, यहाँ पे आ जाना है गेटवे टेली की विंडो, यानी कि टेली की मुख्य विंडो पर आए, डिस्प्ले विकल्प को क्लिक करें, जॉब वर्क इन रिपोर्ट विकल्प को क्लिक करें। उसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट विंडो आती है जॉब वर्क एनालिसिस की।
इस विकल्प को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस विकल्प के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको दो विकल्प दिखाई देते हैं, इश्यू वेरिएंस का और इसे बोला जाता है रिसिप्ट वेरिएंस। चलिए इसे समझते हैं। पहला है हमारे सामने इश्यू वेरिएंस का। इसमें किसी उत्पाद में निर्माण मात्रा एवं प्राप्त मात्रा के विरोधाभास को दर्शाया जाता है। विरोधाभास का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के विरोध में। उदाहरण के लिए 1000 किताबों के निर्माण के लिए कागज की खरीदी की है, लेकिन उस कागज को प्रिंट करने के बाद एवं ब्रांड करने के बाद हमें मात्र 970 किताबें ही प्राप्त हो रही है। इस रिपोर्ट में हमें यह दर्शाना है कि, देखिए इस रिपोर्ट में हमें क्या दर्शाना होता है, चलिए इसे भी समझते हैं। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया जाता है कि हमने 1000 किताबों के लिए कच्चा माल खरीदा है, लेकिन हमें 970 किताबें ही प्राप्त हुई है तथा हमें 30 किताबें कम प्राप्त हुई है। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है रिसिप्ट वेरिएंस का। इस रिपोर्ट में यदि हमने कोई माल ऑर्डर किया हो और ऑर्डर मात्रा से कम या अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, वह दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि आप किसी भी तरह का ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर में आप जितनी मात्रा में ऑर्डर करते हैं और उस मात्रा में आपको वह माल अधिक या कम प्राप्त होता है, तो वह रिसिप्ट वेरिएंस में दर्शाया जाता है। तो यहां से हमने समझा जॉब वर्क एनालिसिस, तो इसे आप इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने यूनिट 3 का एक और प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेमेंट वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि टैली में लाभ एवं हानि खाता, और तीसरा है यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल्स का। तो चलिए सभी को बैक टू बैक समझते हैं। पहला है हमारे सामने पेमेंट वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर को पहले हम समझते हैं। आखिर पेमेंट वाउचर क्या होता है, मैंने आपको इसकी पहले वाले क्लासेस में सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी कि पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, सभी वाउचर्स के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल्स में बताया था। तो चलिए इसमें भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको शॉर्ट में। इस प्रकार के वाउचर का प्रयोग तब होता है जब हमारी कंपनी किसी भी तरह का नकद या चेक द्वारा भुगतान करती है। यह भुगतान पार्टी लेजर को हो सकता है या खर्च लेजर का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप यह भुगतान किसी को भी कर सकते हैं। इस वाउचर को चालू करने के लिए F5 बटन का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाउचर में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इस तरह के वाउचर में हमेशा याद रखिए कि आपका जो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस प्रकार के वाउचर के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के वाउचर के कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को 3000 रुपये का भुगतान चेक द्वारा किया, जो पुराने खरीदे किए माल का शेष भुगतान था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहन इलेक्ट्रॉनिक को हम पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट हमने जो पहले माल खरीदा था उसका किया है। 850 रुपये का भुगतान माल को भेजने के लिए नगद दिया। देखिए माल को भेजने के लिए हमने 850 रुपये का भुगतान क्या किया, नगद किया। 8500 रुपये का भुगतान दुकान के डिपॉजिट्स के लिए चेक द्वारा किया। दुकान के डिपॉजिट के लिए हमने क्या किया, भुगतान चेक द्वारा किया। तो ये भी एक तरह का भुगतान है आपका। तो इस तरह की जो भी एंट्रीज होती है वह होती है पेमेंट वाउचर में। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगला है हमारे सामने पोस्ट डेटेड वाउचर। टैली में जब आप वाउचर एंट्री करते हैं तब उसे पोस्ट डेटेड के मार्क कर सकते हैं। इस मार्क से
उस वाउचर में डाली गई एंट्रियों से संबंधित लेजर में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन जब वह तारीख आती है तब उन लेजर में उसका असर होता है। इस प्रकार के लेजर उस प्रकार के एंट्रियों के लिए उपयुक्त होता है जब कोई एंट्री एक निश्चित अवधि में बार बार प्रयोग होती है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। एक आपको उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्ज की किस्तें हैं, यानी कि आपने कहीं से लोन ले रखा है और उसकी आपको किस्त है। कर्ज की किस्तें हैं जो प्रत्येक माह के निश्चित तारीख पर एक निश्चित रकम का भुगतान करना होता है। देखिए, एक निश्चित अवधि पर और एक निश्चित तारीख पर और एक निश्चित रकम का आपको भुगतान करना होता है। वाउचर को पोस्ट डेटेड मार्क करने के लिए वाउचर एंट्री करने के बाद Ctrl+T बटन दबाएं। यानी कि आप इस तरह की रकम की एंट्री इसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी भी तरह का होम लोन लिया है और उसकी किस्त हमेशा 5 तारीख को आती है, हर महीने की 5 तारीख को आती है, और वह रहता है आपका एक निश्चित रकम, यानी कि एक निश्चित पेमेंट आप उसमें हर 5 तारीख को करते हैं। यह जो एंट्री होती है इसका असर उसी तारीख में दिखाई देता है जो तारीख आपने इसमें मार्क की गई है। सामान्य वाउचर एवं पोस्ट डेटेड वाउचर का मुख्य अंतर। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए समझिए कि सामान्य वाउचर में एंट्री करते ही उससे संबंधित लेजर में बदलाव होते हैं, तथा पोस्ट डेटेड वाउचर में लेजर में, देखिए वाउचर में क्या होता है, लेजर में बदलाव एंट्री डालने से नहीं होता है, अपितु जब दी गई तारीख सिस्टम में आती है तब लेजर में बदलाव होता है। देखिए मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, सेम टू सेम उदाहरण यही बैठता है, आप समझिए इसे थोड़ा अच्छे से। इस प्रकार के वाउचर के रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, गेट टू टेली के पेज के ऊपर आ जाना है और वहाँ पे आने के बाद में आपको आना है डिस्प्ले विकल्प को क्लिक कर देना है। डिस्प्ले विकल्प को क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक्सेप्शनल रिपोर्ट विकल्प को क्लिक करें। जैसे ही आप इस विकल्प के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके सामने विकल्प दिखाई देता है पोस्ट डेटेड वाउचर, विकल्प को क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी आपने पोस्ट डेटेड वाउचर्स टाइप कर रखे हैं वह सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। टेली में बैलेंस शीट वाउचर के आधार पर बनाई जाती है। देखिए इसे समझिए, आप टेली में ऐच्छिक अवधि की बैलेंस शीट तुरंत देख सकते हैं। टेली में 2 प्रकार से बैलेंस शीट देख सकते हैं, एक डिटेल और दूसरा कंडेंस्ड। टेली में बैलेंस शीट को देखने के लिए बैलेंस शीट का बार को क्लिक करें, यानी कि बैलेंस शीट के ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। टेली आपको चालू वर्ष की बैलेंस शीट दर्शाता है, यानी कि जो करंट वर्ष होता है, करंट ईयर होता है, उसकी बैलेंस शीट आपको वहाँ पे दिखाई देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में 2 कॉलम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, इसमें 2 कॉलम है। पहला कॉलम है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का एंड दूसरा कॉलम है यहाँ पे एसेट्स का। दोनों कॉलम को हम बैक टू बैक समझेंगे। बैलेंस शीट में 2 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम मैंने आपको बताया है लाइबिलिटीज़ का होता है और दूसरा कॉलम होता है एसेट्स का। तो चलिए पहले हम समझते हैं लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ में भी कई तरह के क्वेश्चंस, क्या दिखा यार, इसको हटाना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ में भी कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, तो चलिए सभी को समझते हैं। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब होता है, यहाँ पे होती है एक तरह से देनदारी। इस कॉलम में कंपनी की सभी प्रकार की देनदारी दर्शाया जाता है, यानी कि जितनी भी आपकी कंपनी में देनदारी रहेगी वह सभी आपकी यहाँ पे इस कॉलम में दर्शाई जाती है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट दर्शाया जाता है। कैपिटल अकाउंट में वह रकम दर्शाई जाती है जो कोई व्यापार चालू करने के लिए प्रयोग होती है, यानी कि जब भी आप बिजनेस में कैपिटल्स लगाते हैं तो वह कैपिटल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। एवं कंपनी में यदि पार्टनर हैं तब एक से अधिक कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं। यदि आपकी कंपनी 2 व्यक्ति मिलकर चलाते हैं तो वह दोनों व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जो कैपिटल लगाते हैं तो वह कैपिटल आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, यानी कि वह कैपिटल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लोन लाइबिलिटीज। यदि कंपनी ने कोई कर्ज लिया है तब उस कर्ज की रकम इस कॉलम में दर्शाई जाती है, यानी कि जब भी कंपनी किसी तरह का लोन लेती है तो वह रकम आपकी लोन लाइबिलिटीज के अंतर्गत दर्शाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज। इस कॉलम में कंपनी जिनसे माल खरीदती है यानी कि उनकी देनदारी का जोड़ इसमें दर्शाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी रहती है, जिन जिन को भी उसने जिन जिन व्यक्तियों से उनसे लोन ले रखा है, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन या फिर माल ले रखा है, तो वह सभी माल आपको करंट लायबिलिटीज में दर्शाया जाता है। क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। एसेट्स, कंपनी की सभी संपत्ति इस कॉलम के अंतर्गत आती है। चलिए इसे थोड़ा सा देखते हैं। संपत्तियों या लेनदारी, इस कॉलम में कंपनी की सभी प्रकार की संपत्तियां दर्शाई जाती है। अब कंपनियां की जितनी भी संपत्तियां रहेगी वह सभी संपत्ति एसेट्स के कॉलम में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिक्स एसेट्स, कंपनी की सभी बड़ी संपत्तियां इस कॉलम में दर्शाई जाती है। यानी कंपनी की जितनी भी बड़ी संपत्तियां रहती है, जैसे कि मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मतलब फिक्स एसेट्स, ऐसा अपन समझ सकते हैं कि ऐसी संपत्ति जो आपके बिजनेस में संचालित करने के उपयोग में आती है या फिर आप उन्हें कैश में बदल सकते हैं। तो ऐसी संपत्तियां जो भी रहेगी वह सभी संपत्ति फिक्स एसेट्स में दर्शाई जाएगी। करंट एसेट, इसमें सभी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट जिसमें रकम जमा है, कर्ज नहीं लिया गया है, यानी कि रकम आपकी जमा है, कर्ज लिया नहीं गया है, तथा उन पार्टियों की रकम का जोड़ जिनको माल उधार में बेचा गया है। तो इसमें क्या होता है, करंट एसेट में जितने भी आपके बैंक के खाते हैं, आपका कैश के खाते हैं, और जिनको भी आपने उधार से माल दे रखे हैं उनसे संबंधित जितने भी खाते हैं उन सभी की संपत्तियां इसके अंतर्गत दर्शाई जाती है। इन्वेस्टमेंट, यदि कंपनी ने किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है उनका जोड़ दर्शाया जाता है। यानी कि कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका भी जोड़ इसी में दर्शाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। अब इन्वेस्टमेंट में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टर प्लस F1 बटन से बैलेंस शीट को डिटेल या कंडेंस्ड प्रकार से देखा जा सकता है। F2 बटन से बैलेंस शीट की अवधि यानी कि पीरियड बदली जा सकती है। देखिए यहाँ पर भी जो दो आपको विकल्प इसमें दिखाई दे रहे हैं, यह पहला विकल्प है। इसको आप और भी डिटेल्स में देखना चाहते हैं बैलेंस शीट को, तो आप अल्टर के साथ F1 की दबा सकते हैं। और यदि आपको इसका करंट पीरियड चेंज करना है यानी पीरियड बदलना है तो उसके लिए आपको F2 बटन दबाना रहता है। तो जिस भी आपको पीरियड में बैलेंस शीट देखना है उस पीरियड की आप बैलेंस शीट इस ऑप्शन में देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे 1 महीने की देखना है, अप्रैल से मई महीने की देखना है, तो मुझे पीरियड अब मुझे पीरियड उसमें डालना पड़ेगा 1 मई से 1 अप्रैल। तो वहाँ पे जो पीरियड है उसी पीरियड की मुझे उसमें बैलेंस शीट दिखाई देगी। न्यू कॉलम, इस बटन से एक और कॉलम आ जाता है। इसमें आप दूसरे कंपनी के साथ या दूसरे अवधि के साथ अपनी बैलेंस शीट की तुलना कर सकते हैं। यहाँ की इसमें आप अगर पिछले साल की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट दोनों को आपको मिलान करना है तो ऐसी स्थिति में आप न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेट प्रॉफिट और लॉस, शुद्ध लाभ या हानि, ये भी एक तरह से बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। देनदारी, देनदारी होती है आपकी लाइबिलिटी। देनदारी के कॉलम का जोड़ लेनदारी यानी कि एसेट के कॉलम के जोड़ को एक समान रखा जाता है। देखिए लाइबिलिटीज़ और एसेट दोनों का जोड़ जो रहता है वह एक समान इसमें रखा जाता है। यानी कि 100 रुपये का अगर आपके पास में एसेट है तो 100 रुपये का ही आपके पास में देनदारी होनी चाहिए। यानी 1000 रुपये का अगर आपके पास में एसेट है तो 1000 रुपये की देनदारी होनी चाहिए। अगर 50,000 रुपये का आपके पास में एसेट्स हैं तो 50,000 की देनदारी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें इसमें समान होनी चाहिए, यानी कि उसे इसमें समान रखा जाता है। इसके बीच का अंतर शुद्ध लाभ या हानि से बराबर किया जाता है। यदि देनदारी के कॉलम का जोड़ लेनदारी के कॉलम के जोड़ से ज़्यादा है तब लेनदारी में शुद्ध हानि को जोड़कर एक समान किया जाता है, तथा एसेट कॉलम का जोड़ लाइबिलिटीज से ज़्यादा है तब लाइबिलिटी शुद्ध लाभ जोड़कर एक समान किया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया दोनों को समान इसमें करना होता है, यानी कि दोनों को समान जोड़ इसमें होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का विंडो है ये। अब देखिए अगला है हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस, टैली में लाभ एवं हानि खाता। ये खाता क्या होता है? देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको आना है और वहाँ पे आपको उसके जस्ट नीचे दिखाई देगा रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बार को क्लिक करें, जैसे कि मैं यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा ट्रेडिंग अकाउंट दर्शाता है। इसमें ऊपर की ओर कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट दर्शाया जाता है तथा नीचे की ओर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दर्शाया जाता है। देखिए ऊपर की तरफ तो आपको इसमें क्या अकाउंट दिखाई देगा? ट्रेडिंग अकाउंट दिखाई देगा, और नीचे की तरफ आपको इसमें दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को समझते हैं, आखिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और किससे काम करता है। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इसमें भी दो कॉलम होते हैं। बाएं और निश्चित अवधि कंपनी द्वारा की गई सभी खरीदियां यानी कि परचेसेस, यानी कंपनी जितनी भी खरीदी करती हैं वह खरीदी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दर्शाए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रत्यक्ष व्यय, यानी कि सीधे कंपनी से किए गए खर्च डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, दर्शाए जाते हैं। तथा दाएं और कंपनी द्वारा की गई बिक्री दर्शाई जाती है, यानी कि कंपनी जितनी भी बिक्री करती हैं वह सभी बिक्री इस तरफ दर्शाई जाती है। बिक्री एंड खरीदी दोनों दर्शाई जाती है एक दूसरे की तरफ। दोनों का जोड़ एक समान करने के लिए कुल लाभ या हानि यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को एक कॉलम में जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों कॉलम को एक में जोड़ा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? इसमें भी दो कॉलम होते हैं। इसके बाएं कॉलम में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जोड़ होता है। दाएं तरफ जो कुल लाभ या हानि यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से आती है, अब ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी लाभ या हानि आती है तथा सभी इनकम अकाउंट का जोड़ दर्शाया जाता है। दोनों कॉलम के जोड़ को शुद्ध लाभ या हानि से एक समान किया जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों के जोड़ को शुद्ध लाभ या हानि में एक समान किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। रिवर्सिंग जनरल, रिवर्सिंग जनरल्स क्या होता है? रिवर्सिंग जनरल को अच्छे से समझिए। यह एक विशेष जनरल वाउचर होता है जो एक निश्चित तारीख में पलट यानी कि रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब होता है कि उसे आप उस तारीख में घुमा सकते हैं। इस वाउचर का उपयोग अस्थायी रूप से किसी लेजर या एंट्री का प्रभाव देखने के लिए होता है। इस जर्नल्स में डाली गई एंट्री उसी तारीख तक प्रभावी रहती है
जो तारीख डाली जाती है तथा बाद में उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसका प्रयोग किसी एंट्री का प्रभाव बैलेंस शीट या P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से अगर अपन देखें तो ये सिर्फ अकाउंट देखने के लिए होता है, यानी कि आप एंट्री कर सकते हैं और समय आने पर उस एंट्री का प्रभाव भी खातों पर देख सकते हैं। यहाँ ऐसी एंट्रियाँ जो वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए थी लेकिन किसी कारणवश उसे वित्तीय वर्ष के बाद किया जाएगा, यानी कि वित्तीय वर्ष के बाद की जाएगी, यानी कि ऐसी एंट्री भी आप इसमें रिवर्सिंग कर सकते हैं जो एंट्री आपने समय पे नहीं की है। उदाहरण के लिए चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। ऑफिस के मार्च माह का किराया अगले माह में दिया, यानी कि आपने मार्च महीने का जो किराया था वह अगले महीने दिया। ऐसी स्थिति में किराया का प्रभाव मार्च माह में देखने के लिए इस प्रकार के वाउचर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर आपको इसका प्रभाव मार्च महीने में देखना है तो वह आप रिवर्सिंग जर्नल से कर सकते हैं। इस वाउचर का प्रयोग प्रोविज़न या डेप्रिसिएशन के लिए भी किया जाता है। प्रोविज़न और डेप्रिसिएशन के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। इसे चालू करने के लिए चलिए अब हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। इसे चालू करने के लिए कुछ स्टेप्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, गेटवे टैली को क्लिक करना है, गेटवे टैली के पेज के ऊपर आना है, वहाँ से आपको दबाना है फंक्शन की से F11 बटन। F11 बटन दबाने के बाद में अकाउंट फीचर के ऊपर आ जाना है। अकाउंट फीचर के आने के बाद में यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर को यस सेट कर देना है। जैसे ही आप इसे यस सेट करते हैं तो यह वाउचर एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे यह प्रश्न खत्म होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने यूनिट 3 यानी कि तीसरी यूनिट का ही एक और प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि अपने को यहाँ पे भी क्या करना है, टिप्पणी ही लिखना है। ठीक है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेफरेंस स्पेंडिंग, जर्नल रजिस्टर। देखिए यहाँ पे सभी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। तो इस क्लासेस को पूरी ज़रूर देखें और अपने आने वाले पेपर को और भी अच्छे तरीके से लिखने के लिए और अच्छे समझिए। चलिए पहले समझते हैं हम कैश फ्लो। इस रिपोर्ट में मैं आपको ये सभी चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसे थोड़ा सा अपने माइंड से लॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में। बाकी यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। कैश फ्लो, इस रिपोर्ट में प्रत्येक माह में आने वाले नकद प्राप्ति एवं भुगतान की गई रकम का विवरण दर्शाया जाता है। देखिए जो चीज़ें आपके पास में नकद आती है, जिसका आप नकद से भुगतान करते हैं, वह सभी विवरण कैश फ्लो में दर्शाया जाता है तथा उनके बीच का अंतर दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्लो, इस तरह से आप इसमें चीज़ें समझ सकते हैं। अगला है यहाँ पे फंड फ्लो। यह रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस एवं लोन अकाउंट के आधार पर बनाई जाती है। फंड फ्लो की जो रिपोर्ट रहती है वह रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवं लोन अकाउंट के आधार पर ही बनाई जाती है। अगला है रेफरेंस स्पेंडिंग। साधारणतः प्रत्येक सेल या परचेस वाउचर को एक नंबर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक सेल या परचेस यानी कि आपकी जितनी भी सेलिंग होती है और जितनी भी परचेसिंग होती है, सभी वाउचर को एक नंबर दिया जाता है, जिससे बाद में उस वाउचर को ढूंढने में आसानी होती है
यदि आपने किसी सेल या परचेस वाउचर को नंबर नहीं दिया है तब उन सभी वाउचर की सूची इस रिपोर्ट में दर्शाई जाती है। देखिए, अगर आप किसी को नंबर नहीं देते हैं, जैसे कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि रेफरेंस नंबर होता है एक, जिसमें अपन इनवॉइस को ढूंढ सकते हैं, जो इनवॉइस के सबसे टॉप में नंबर होते हैं, है ना, तो वो नंबर आपको यहाँ पे दर्शाए जाते हैं, यानी कि जो इसमें आप नंबर नहीं डालते हैं वह यहाँ पे दर्शाया जाता है। जनरल रजिस्टर, इस रिपोर्ट में 3 विकल्प होते हैं। जनरल रजिस्टर की रिपोर्ट में कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। चलिए तीनों को देखते हैं। पहला होता है जनरल रजिस्टर। इस विकल्प में जनरल वाउचर में की गई एंट्री के रिपोर्ट को दर्शाया जाता है, यानी कि जितनी भी एंट्री आप जनरल वाउचर में करते हैं उन सभी एंट्री आप जनरल रजिस्टर में देख सकते हैं। अगला है क्रेडिट नोट। इस रिपोर्ट में जो माल वापस आया है उसका विवरण प्राप्त होता है, यानी कि बेचा हुआ माल जब भी वापस आता है तो उसका रिपोर्ट आप कहाँ पे देख सकते हैं? तो क्रेडिट नोट में देख सकते हैं। और इसी तरह होता है डेबिट नोट भी। अगला है डेबिट नोट। इस रिपोर्ट में जो माल वापस भेजा गया है उसका विवरण प्राप्त होता है। देखिए, जो माल आपने वापस भेजा है वह उसका जो विवरण होता है वह डेबिट नोट में दिखाई देगा, और जो माल वापस आया है उसका विवरण क्रेडिट नोट में दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है यह प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है ना। तो आप इसका, अगर आप और भी बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारे सामने यूनिट 4 का। यूनिट 4 का हमारे सामने जो प्रश्न है वह निम्नलिखित के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे भी अपने को टिप्पणी ही लिखना है, यानी कि जितनी भी टिप्पणियाँ हैं वह सभी टिप्पणियाँ हम आज देख लेंगे। स्टॉक सारांश की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको टिप्पणी लिखने का मतलब ये नहीं, अगर इससे संबंधित प्रश्न भी आता है तो आप उसका उत्तर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि प्रश्न आया, स्टॉक सारांश की रिपोर्ट को समझाइए, है ना। देखिए अगला है स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम, और इसी में एक और है जीरो वैल्यूड प्रविष्टियाँ। देखिए, इसमें किसी भी तरह का अगर आपको प्रश्न आता है तो उसका भी आप इसी से आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रश्न रखा है, मान लीजिए कि निम्नलिखित के संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो टिप्पणियाँ आपको इनके अगर आते हैं, तो अगर इनसे संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं तो भी आपको इसी से संबंधित ही उत्तर लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें ही आपको एग्ज़ाम में प्रॉपरली याद समझ के लिखना है उनको। ठीक है, जैसे कि प्रश्न अगर आता है स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम को समझाइए, है ना, तो भी आपको इसी का जो मैं बताऊंगा वही प्रश्न लिखना है। जीरो वैल्यूड प्रविष्टियाँ क्या होती है ना, तो समझाइए। अगर ऐसा भी प्रश्न आता है तो भी आपको यही लिखना है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, समय बहुत कीमती है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक समरी, पहले हम समझते हैं पहले का उत्तर, स्टॉक सारांश की रिपोर्ट यानी कि स्टॉक समरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक की जो एंट्री की है उसके अनुसार रिपोर्ट देखने के लिए निम्न स्टेप्स हैं। देखिए, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। पहला है गेटवे ऑफ टैली को क्लिक करें, उसके बाद आना है रिपोर्ट मेन्यू में स्टॉक समरी विकल्प को क्लिक करें, उसके बाद आना है यहाँ पे। इसे क्लिक करने पर कंपनी के सभी स्टॉक ग्रुप की सूची दिखाई देती है, जिसमें उनके बैलेंस एवं उसका मूल्य दर्शाया जाता है। नीचे सभी स्टॉक ग्रुप का योग दिखाई देता है। इस रिपोर्ट से आपके पास कौन सा माल कितनी मात्रा में रखा है वह देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इस रिपोर्ट के माध्यम से आप यह देख सकते हैं कि आपके स्टॉक में कितना माल रखा है और कितनी मात्रा में रखा है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती है, यानी कि सबकी डिटेल्स आप इसमें ले सकते हैं। स्टॉक ग्रुप के आइटम को देखने के लिए
उसके ग्रुप पर क्लिक करके देखा जा सकता है। आप ग्रुप पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। अब चलिए अगला समझते हैं स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्या होता है? स्टॉक आइटम पहले तो अपन समझेंगे स्टॉक आइटम को। टेली में स्टॉक आइटम वह वस्तु होती है जो वास्तव में खरीदी या बेची जाती है। स्टॉक आइटम यह इन्वेंटरी की मूल इकाई होती है। आप बिक्री या खरीदी के वाउचर की एंट्री करते समय स्टॉक आइटम का प्रयोग करते हैं। जो भी आइटम वाउचर एंट्री में प्रयोग होता है उन्हें बनाया जाता है। देखिए, जो भी आपके पास में स्टॉक्स आइटम होते हैं वह सभी स्टॉक्स आइटम पहले हमें टैली के अंतर्गत बनाने पड़ते हैं। तो हम बना के उनकी सेल एंड परचेसिंग कर सकते हैं, यानी कि उन्हीं की हम वाउचर एंट्रियां भी करते हैं। देखिए, जैसे कि 20 इंचेस की एक टीवी है। अब टीवी कौन सी कंपनी की है? तो टीवी है ओनिडा कंपनी की। तो यहाँ पे इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टॉक आइटम्स, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा है 20 इंचेस टीवी ओनिडा कंपनी की। अब 20 इंचेस, तो 20 ये जो इंचेस दिखाई दे रहे हैं आपको, यह इसकी एक तरह से अगर देखें तो यूनिट हो सकती है। चलिए छोड़ो। जैसे ही आप किसी स्टॉक आइटम की खरीदी की एंट्री करते हैं वैसे ही उनकी मात्रा यानी कि क्वांटिटी उस स्टॉक आइटम में जुड़ जाती है, और तथा जैसे ही आप उस आइटम के बिक्री की एंट्री करते हैं वैसे ही उतनी मात्रा उस आइटम से घट जाती है। जैसे देखिए 10 टीवी खरीदी, अब 10 टीवी में से मैंने 2 टीवी बेच दी। तो जब भी मैं टीवी बेचूंगा तो उसकी क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है उसमें से टीवी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टीवी में बेचूंगा तो कम हो जाएगी। और जैसे ही मैंने 5 टीवियाँ और ख़रीद ली, 10 के अलावा 5 और ख़रीद ली, तो उसमें क्या हो जाएगा? स्टॉक आइटम में वह क्वांटिटी जुड़ जाएगी। तो ये होता है जोड़ना और ये होता है घटना। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम जीरो वैल्यूड प्रविष्टियाँ, यानी कि जीरो वैल्यूड एंट्रीज। चलिए इसे भी समझ लेते हैं अच्छे से थोड़ा सा। अलाउ जीरो वैल्यू एंट्रीज इन वाउचर। अब इसमें क्या होता है, अगर आप किसी वाउचर की जीरो एंट्रीज करते हैं, किसी लेजर की जीरो एंट्रीज करते हैं, देखिए यदि आप ऐसे वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं जिसमें रकम 0 है, तब इस विकल्प को यस सेट करें। उदाहरण के लिए कंपनी को कुछ माल सैंपल के तौर पर ग्राहक को देना पड़ता है, उसमें कंपनी को कोई रकम की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन स्टॉक में से माल कम होता है। इस प्रकार की एंट्री के लिए इस विकल्प को चालू रखें। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी कस्टमर को सैंपल के तौर पे कुछ स्टॉक्स देते हैं, कुछ आइटम्स देते हैं और उनकी रकम आपको यानी कि उसके पैसे नहीं आते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अलो जीरो वैल्यू एंट्रीज इन वाउचर को यस रखना है। इस विकल्प से बाहर आने के लिए एस्केप बटन दबाएं, इससे आप बाहर आ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने यूनिट 4 का एक और प्रश्न है। निम्नलिखित के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, मेमोरेंडम वाउचर्स है ना, ऑप्शनल वाउचर एंड ट्रैकिंग नंबर। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको सारा टॉपिक्स बता रहा हूँ। मैं आपको जो टॉपिक्स मेरे सामने, मैं आपको जो भी टॉपिक्स स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँ, ये सभी टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक के ऊपर आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए सभी को हम बैक टू बैक समझते हैं। पहले समझते हैं हम फिजिकल स्टॉक्स रजिस्टर को। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर क्या होता है? फिजिकल स्टॉक रजिस्टर कंपनी में समय समय पर वास्तविक स्टॉक का निरीक्षण किया जाता है।
जो स्टॉक में अंतर पाया जाता है तब उसे अल्टर F10 यानी कि अल्टर बटन के साथ में आपको फंक्शन की का F10 बटन दबाना है। बटन से फिज़िकल स्टॉक वाउचर में उसकी एंट्री की जाती है। फिज़िकल स्टॉक का विवरण इस रिपोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए आपका एक स्टॉक मतलब एक गोडाउन है जिसमें बहुत सारा स्टॉक रखा है। अब कोई सा स्टॉक आपका ख़राब हो चुका है तो वहाँ पे अंतर आता है ना, तो ख़राब होने का उसमें जो भी रहता है वह एंट्री आपको यहाँ पे करनी रहती है। अगला है यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, चलिए इसे भी थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। मेमोरेंडम वाउचर F10, इसके लिए शॉर्टकट की है F10। कभी कभी हम भविष्य में होने वाले खर्च को ध्यान में रख कुछ योजना बनाते हैं। उस दशा में इस वाउचर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एंट्री करने से किसी भी लेज़र में कोई अंतर नहीं आता है। यह वाउचर सिर्फ जानकारी के लिए होता है। देखिए, यहाँ पे आपको इसे अच्छे से समझ लेना है कि इसके अंदर जो भी आप एंट्री करते हैं वह एंट्री का असर आपके जो मेन खाते होते हैं उनके ऊपर नहीं पड़ता है। यानी कि आप जो भी एंट्री करते हैं वह सिर्फ आप इस वाउचर के रजिस्टर में जाकर ही देख सकते हैं। बाकी आप उसकी एंट्री का जो प्रभाव है वह मुख्य खातों पर नहीं देख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। ऑप्शनल वाउचर। अब ऑप्शनल वाउचर क्या होता है? देखिए, ऑप्शनल वाउचर यह एक अलग वाउचर नहीं है, अपितु अन्य वाउचर में ही इस प्रकार का वाउचर बनाने का विकल्प उपलब्ध होता है। आप पेमेंट रिसिप्ट या अन्य वाउचर को ऑप्शनल वाउचर के लिए मार्क किया जा सकता है। किसी वाउचर को ऑप्शनल वाउचर बनाने के लिए Ctrl+L बटन क्लिक करें। जब किसी वाउचर को ऑप्शनल किया जाता है तब उसमें की गई एंट्री से किसी लेज़र में बदलाव नहीं होता है। जब कोई एंट्री स्पष्ट नहीं है तब वाउचर को ऑप्शनल वाउचर में परिवर्तित किया जाता है। जब वह एंट्री स्पष्ट हो जाती है तब उस ऑप्शनल वाउचर से रेगुलर वाउचर बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको अपने बिजनेस में किसी भी एंट्री की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है तब आप उस वाउचर को ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट करके उस एंट्री को कर सकते हैं और बाद में वह एंट्री जब स्पष्ट रूप से हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि यह एंट्री उसकी है, तो उस एंट्री को आप यानी कि रिवर्स करके वापस से उसे स्पष्ट करके रेगुलर वाउचर में बना सकते हैं। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है ट्रैकिंग नंबर। अब ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, चलिए इसे थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। ट्रैकिंग नंबर का उपयोग प्रत्येक वस्तु को अलग पहचान देने के लिए होता है। ट्रैकिंग नंबर से हम यह पता लगा सकते हैं कि वस्तु कौन सी जगह रखी है, किससे खरीदी है, कब खरीदी है आदि, यानी कि आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त होती है। देखिए, ट्रैकिंग नंबर से क्या होता है, ट्रैकिंग नंबर से आप किसी भी वस्तु की स्पष्ट जानकारी पता रख सकते हैं कि वह वस्तु किस व्यक्ति से खरीदी थी ना, कब खरीदी थी और किस व्यक्ति को बेची है ना, कब बेची, कहाँ रखी। इस तरह की सभी तरह की जानकारी आप ट्रैकिंग नंबर से पता कर सकते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा, यदि आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता होगा कि आप ट्रैक करके देख लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर पहुँचा, तो वह होता है ट्रैकिंग नंबर। टैली में प्रत्येक स्टॉक को अलग नंबर दे सकते हैं। उस नंबर के अनुसार वस्तु का पता आसानी से लगाया जा सकता है। वस्तु पर ट्रैकिंग नंबर लगाने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी गई हैं। आप वस्तु के ऊपर ट्रैकिंग नंबर कैसे लगा सकते हैं, देखिए
F11 बटन को क्लिक करें, यानी गेटवे ऑफ टैली के पेज के ऊपर आना है, वहाँ से आपको ओपन कर लेना है F11 बटन फंक्शन की। उसके बाद कंपनी फीचर की स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें से आपको इन्वेंट्री फीचर को विकल्प को क्लिक कर देना है। नई स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें आपको कर लेना है यूज़ ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी रिसिप्ट नॉट, विकल्प को आपको क्या कर देना है, यस सेट कर देना है। जैसे ही आप यस सेट करते हैं ट्रैकिंग नंबर एक्टिव हो जाता है। यह प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने यूनिट 4 का, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट। पहले तो आप ये समझ लीजिए आखिर यूनिट होता क्या है। देखिए, यूनिट एक इकाई होती है किसी भी वस्तु को मापने अथवा तोलने अथवा गिनने, जिससे हम किसी वस्तु को गिनते हैं, मापते हैं, तोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का बिजनेस किराने का है, तो वह जो शक्कर होती है उस शक्कर को वो कैसे तोलेगा, कैसे, तो वो उस शक्कर को गिनेगा किलोग्राम में, यानी कि 1 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर, 3 किलो शक्कर, है ना। और यदि किसी का व्यापार इलेक्ट्रॉनिक का है तो उसकी जो इकाई बनेगी वो बनेगी नंबर्स में, जैसे कि 1 टीवी, 2 टीवी, 3 टीवी, 4 टीवी, 5 टीवी, इस तरह से। और यदि किसी का बिजनेस दूध का है तो वह लीटर में गिनेगा उसे, उसकी यूनिट बनेगी लीटर में, जैसे कि 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर। और यदि किसी का बिजनेस कपड़े का है तो उसके लिए यूनिट बनेगी मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो इस तरह की यूनिट होती है। बिजनेस में एक तरह की मापने की जो भी रहती है उसे बोला जाता है इकाई, ठीक है। तो ये होती है सिंपल यूनिट, यानी कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को किलोग्राम में खरीदते हैं और किलोग्राम में ही बेचते हैं, मीटर में खरीदते हैं और मीटर में ही बेचते हैं, नंबर में खरीदते हैं और नंबर में ही बेचते हैं, तो ये होती है सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट बनाना, इन्वेंट्री इन्फो बार को क्लिक करें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बार को क्लिक करें, उसके बाद में क्रिएट बार को क्लिक करें। उसके बाद में आपको आना है, आपको यूनिट बनाने का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको कर लेना है सबसे पहले सिंपल टाइप को सिलेक्ट करें, यानी कि यहाँ पे अपने को सामने जो ऑप्शन दिखाई देगा उसे अपने को सिंपल में क्लिक कर लेना है। अब सिंबल में क्या लिखना है, सिंबल में यूनिट को जनरल नाम टाइप करें, जैसे उदाहरण के लिए केजीस का होता है NOS, यानी केजी या फिर NOS। यूनिट का वास्तविक नाम टाइप करें, जैसे किलोग्राम, है ना, या मीटर या फिर नंबर्स आदि। तो ये होती है प्रोसेस यूनिट बनाने की। तो इस प्रोसेस से आप यूनिट बना सकते हैं टैली के अंतर्गत। ये सभी काम मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समय कम है हमारे पास में, इसलिए मैं इसका एक अच्छा सा वीडियो बनाकर इसी चैनल के ऊपर डाल दूंगा। तो आपको इस चैनल के ऊपर सारी की सारी जानकारी और अच्छी तरीके से मिलेगी, यानी कि प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और उसके बारे में डिटेल में भी समझाऊंगा। तो इसके लिए आपसे मेरी एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस रहेगी वह सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अब समझते हैं हम कंपाउंड यूनिट को। कंपाउंड यूनिट, टैली में कंपाउंड यूनिट बनाने की भी सुविधा है। कंपाउंड यूनिट वह होता है जिसमें हम खरीदते एक यूनिट में हैं तथा बेचते दूसरे यूनिट में हैं। जैसे कि कैसे, समझिए। उदाहरण के लिए कोई बड़ा व्यापारी बड़े मात्रा में माल खरीदता है तथा छोटे मात्रा में माल बेचता है, जैसे सूखे मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स केजी में खरीदता है तथा ग्राम में बेचता है। यहाँ कोई टन में माल खरीदता है तथा केजी में बेचता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ होती है कंपाउंड यूनिट। मान लीजिए किराने का व्यापारी है, उसने माल यानी कि शक्कर खरीदी है क्विंटल में, यानी कि
टन, क्विंटल जो भी है, अब वो क्विंटल में खरीद के उसे केजी में यानी किलोग्राम में बेचता है, तो ये होती है कंपाउंड यूनिट। यानी कि एक क्विंटल का 100 किलोग्राम होता है। आगे बात समझ में, यानी कि एक क्विंटल का 100 किलोग्राम, तो ये होती है कंपाउंड यूनिट। इस स्थिति में कंपाउंड यूनिट की आवश्यकता होती है। कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए प्रथम 2 यूनिट बनाना आवश्यक है। चलिए अब आगे समझते हैं। कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमें आना है इन्वेंट्री इन्फो के ऊपर, उसके बाद आना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद आना है ग्रेड बार के ऊपर। वहाँ से आने के बाद में यूनिट बनाने के डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें कंपाउंड टाइप सिलेक्ट करें। जैसे कि आपने वहाँ पे पहले सिलेक्ट किया था सिंपल, अब आपको सिलेक्ट कर लेना है कंपाउंड। उसके बाद बड़ा यूनिट टाइप करें, उदाहरण के लिए केजी यानी कि किलोग्राम। फिर केजी टाइप कीजिए, केजी के बाद में फिर उसके कन्वर्जन रेशियो दोनों यूनिट के बीच का संबंध बताए। उदाहरण के लिए 1000 ग्राम से बनता है 1 केजी। देखिए दोनों का आपको क्या करना है, संबंध बताना है कि 1000 ग्राम से 1 किलो बनता है, वह चीज़ें हो जाती इसमें। उसके बाद छोटा यूनिट टाइप करें। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, किलोग्राम टाइप करना है, उसके बाद में ग्राम टाइप करना है, तो ये हो जाती है दोनों यूनिटें आपकी। अब आप खरीदी या बिक्री अलग अलग यूनिट में कर सकते हैं। आप एक से अधिक कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं, जैसे दर्जन और नंबर्स। यहाँ पे आप दर्जन का भी बना सकते हैं और नंबर का बना सकते हैं। कुछ भी अपन ऐसा पीसेस ले सकते हैं कि एक दर्जन में कितने पीसेस होते हैं, तो एक दर्जन में होते हैं 12 पीसेस, है ना। एक दर्जन के बराबर 12 पीसेस होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। चलिए यह प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूनिट 5 का अगला। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ईमेल का उपयोग एवं इंटरनेट पब्लिशिंग। ईमेल का उपयोग एवं इंटरनेट पब्लिशिंग क्या होती है? यूज़ ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट पब्लिशिंग। अगला है बैकअप एवं रीस्टोर। चलिए पहले हम समझते हैं ईमेल का उपयोग एवं इंटरनेट पब्लिशिंग। पहले हम समझते हैं ईमेल का उपयोग एवं इंटरनेट पब्लिशिंग। टेली में इंटरनेट की सुविधा है। इसमें आप ईमेल, वेब पब्लिशिंग, डेटा का स्थानांतरण आदि इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। टेली आसानी से इंटरनेट से जुड़ जाता है। देखिए टेली क्या होता है, आसानी से इंटरनेट से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप यदि किसी को ईमेल भेजना है, वेब पब्लिशिंग करना है, तो वह आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। टेली में इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्न चीज़ें होना आवश्यक है। अब देखिए टेली में इंटरनेट का यूज़ करने के लिए आपके पास में क्या क्या होना आवश्यक है, वह चीज़ें आप समझ लीजिए। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है। उसके बाद में आपके ईमेल अकाउंट होना आवश्यक है, यानी कि आपके पास में एक ईमेल अकाउंट भी होना चाहिए। और अगला है वेब पब्लिशिंग के साइट पर URL पता एवं उस साइट की अनुमति होना आवश्यक है, यानी कि साइट की अनुमति भी होनी चाहिए और उसका URL पता भी होना चाहिए। ईमेल भेजना। अब ईमेल कैसे भेजते हैं, चलिए इसे देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए डिस्प्ले मेन्यू को क्लिक करें, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विकल्प को क्लिक करें, उसके बाद में काम के अनुसार रिसीवेबल या पेएबल को क्लिक करें, उसके बाद में ईमेल बटन को क्लिक करें। आपको उसका डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में ऐच्छिक जानकारी भरें। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें आपकी इच्छा के अनुसार आप जानकारी भर सकते हैं। जैसे आपका ईमेल एड्रेस, प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस आदि टाइप करें। तो इस तरह से आप ईमेल भेज सकते हैं टेली के अंतर्गत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेट पब्लिशिंग। अब इंटरनेट पब्लिशिंग क्या होती है? वर्तमान में बहुत से कार्य इंटरनेट के माध्यम से पूर्ण होते हैं, जैसे इनवॉइस भेजना, रिपोर्ट भेजना आदि। टेली का डाटा इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। साथ ही वेब पेज के माध्यम से उसे इंटरनेट पर प्रकाशित भी किया जा सकता है। यह सुविधा बड़ी कंपनियों के लिए या जो कंपनियां वेबसाइट पर व्यापार करती है उनके लिए बहुत उपयोगी होती हैं। देखिए, एक इंटरनेट के माध्यम से आप वेबसाइट पर व्यापार, जो भी कंपनियां वेबसाइट पर व्यापार करती है उनके लिए यह बहुत उपयोगी होता है। टेली के प्राइस लिस्ट या उपलब्ध स्टॉक को वेब पेज पर दर्शाया जा सकता है। वेब पेज के माध्यम से जानकारी को दर्शाने के लिए HTML कोड की आवश्यकता होती है। देखिए, पेज को दर्शाने के लिए काय की आवश्यकता होती है? HTML कोड की। अब HTML क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह एक कोड है जो इंटरनेट का रहता है। ठीक है, टेली स्वयं ही डेटा को HTML कोड में परिवर्तित कर देता है। रिपोर्ट या डेटा वेब पेज पर डालने की क्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है। इंटरनेट पर एक सर्वर में यह डेटा एक फाइल के रूप में संग्रहित हो जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके द्वारा जो डेटा अपलोड किया गया है वह सर्वर पर एक फाइल के रूप में क्या हो रहा है? संग्रहित हो रहा है। किसी डेटा को अपलोड करने के लिए निम्न स्टेप, देखिए यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स अपन देखेंगे। उदाहरण के लिए आपको बैलेंस शीट वेब पेज पर डालना है। देखिए, यहाँ पे आप बैलेंस शीट को वेब पेज पर कैसे डाल सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे कुछ स्टेप्स इसके दिखाई दे रही हैं। गेट टू टेली पे मेन्यू में आके आपको क्या करना है? बैलेंस शीट को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बैलेंस शीट के आइकन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको आना है, बैलेंस शीट खुल जाती है। अब ऊपर की ओर अपलोड बटन को क्लिक करें या अल्टर के साथ में आप ओ बटन दबाएं। अब अपलोडिंग बैलेंस शीट का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। अपलोड करने के निम्न विकल्प हैं। अब विकल्प कैसे हैं? अपलोड्स टू, इसमें आपको क्या करना है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल साइड। यह एक फाइल स्थानांतरित करने या साझा करने की साइट है। इसमें सर्वर में फाइल संग्रहित रहती है। प्रयोगकर्ता चुनी गई फाइल इस साइट से प्राप्त कर सकता है। यदि आपको इंटरनेट पर फाइल डालना है तब इस विकल्प को क्लिक करें। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे वेब पेज। यदि आपको डेटा वेब पेज में दर्शाना है तब इस विकल्प का प्रयोग करें। URL, देखिए URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रत्येक वेब पेज या वेबसाइट का एक नाम होता है। उस नाम को उस वेब साइट का URL कहा जाता है। जिस वेब पेज या साइट पर जानकारी दर्शाना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे भी आपको यह वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपको यह दर्शाना है उस वेबसाइट का आपको URL यहाँ पे डालना रहता है। एक्योर सर्वर क्या होता है? देखिए, कुछ वेबसाइट को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इससे उसका डेटा कोई अन्य प्रयोगकर्ता प्रयोग ना कर सके। यदि आप इस प्रकार के सर्वर से जुड़े हैं तब इस विकल्प को यस करें। ये एक ऐसा कहें तो सुरक्षा प्रदान करता है, तब इसे आप यस कर सकते हैं। यूज़र नेम एवं पासपोर्ट। प्रत्येक सर्वर उसके प्रयोगकर्ता को एक यूज़र नेम एवं पासपोर्ट देता है।
उसे इन बॉक्स में टाइप करें, यानी कि यूज़र आईडी एंड पासपोर्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है। फॉर्मेट डेटा कौन से फॉर्मेट में वेब पेज पर प्रकाशित करना है वह इस विकल्प में चुनें। नीचे की ओर डेटा को कैसे दर्शाना है उसके विकल्प दिए हैं, उनमें ऐच्छिक मान का चुनाव करें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा है ना वह किस तरह से दिखाई देगा, तो वह आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद निर्देशित डेटा बताए गए वेब पेज पर आ जाता है। इसके बाद निर्देशित डेटा बताए गए वेब पेज पर आ जाता है। ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में आपने जो भी बैलेंस शीट का डेटा इसमें अपलोड किया है वह वेब पेज पर आ जाता है। तो ये होती है इंटरनेट पब्लिशिंग। चलिए अब हम समझते हैं अगले को, बैकअप एवं रिस्टोर। चलिए पहले समझते हैं बैकअप को। कंपनी का डेटा दूसरे डिस्क में कॉपी करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग होता है। इस विकल्प को क्लिक करने से आपको बैकअप का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इसमें कहाँ पर उसमें कहाँ पर कॉपी डेटा करना है उसका पाथ कॉपी करें, उसका पाथ टाइप करें। देखिए यहाँ पे आपको जहाँ पे भी डेटा को टाइप करना है, जहाँ पे भी आप उस डेटा को स्टोर करना, जहाँ पे भी आप उस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं वहाँ का पाथ आप यहाँ पे चुन सकते हैं, वहाँ की लोकेशन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तथा जिस कंपनी का डेटा कॉपी करना है उसे सिलेक्ट करें। आप एक से अधिक कंपनी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें आप यदि डेटा बैकअप करना चाहते हैं तो एक से अधिक कंपनी में यदि आप इसमें चुनते हैं तो वह भी आप इसमें चुन सकते हैं। यदि आपके कंपनी में बहुत बड़ा यदि आपकी कंपनी में बहुत डेटा है तो प्रत्येक माह में यह विकल्प प्रयोग करें या प्रत्येक 3 या 6 माह में इस विकल्प का प्रयोग करें। देखिए अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा डेटा रहता है तब इस विकल्प का प्रयोग आप 3 महीने या फिर 6 महीने में कर सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में कोई खराबी आती है, टेली पैकेज में कोई समस्या आती है, तब आपकी कंपनी का डेटा नष्ट हो सकता है। उस परिस्थिति में बैकअप किए हुए डेटा का इस्तेमाल कर फिर से काम कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे आपका जो डेटा रहता है वह बड़ा उपयोगी होता है, उसका उपयोग आप वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अभी आपने बैकअप समझा है, चलिए अब हम समझते हैं रिस्टोर। रिस्टोर क्या होता है? बैकअप किया हुआ डेटा वापस कंप्यूटर में डालने के लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसमें जहाँ पर बैकअप किया डेटा रखा है वह पाथ सोर्स टाइप करें, यानी कि वह आप यहाँ पे सोर्स टाइप कर सकते हैं। इसके बाद टेली स्वयं ही डेटा लेकर उसे वांछित जगह रख देता है, यानी कि जहाँ पे भी टेली का जो डेटा रहता है वह आप टेली के अंदर देख सकते हैं। चलिए ये होता है रीस्टोर। अब चलिए समझते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न है यूनिट 5 का, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ODBC कंप्लायंस एंड अगला है एक और मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग। मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग क्या होता है, ODBC क्या होता है, तो चलिए इनको सभी को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं।
पहले हम समझते हैं ODBC कंप्लायंस क्या होता है। ODBC इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डेटा बेस कनेक्टिविटी। दूसरे प्रोग्राम से डेटा साझा करने के लिए टेली ODBC का प्रयोग करता है। टेली से डेटा दूसरे अनुप्रयोग में भेजा जा सकता है तथा दूसरे अनुप्रयोग से डेटा टेली में प्रयोग किया जा सकता है। आप MS एक्सेल या MS वर्ड प्रोग्राम में बिना किसी प्रोग्रामिंग के डेटा प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे टेली में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक्सेल में कुछ डेटा है तो उसे आप टेली में प्रयोग कर सकते हैं, और एक्सेल का जो डेटा है उसे आप टेली में प्रयोग कर सकते हैं, और जो टेली का डेटा है उसे आप एक्सेल में भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको सभी पार्टियों को दिवाली की शुभकामनाओं का पत्र भेजना है, तब आप टेली से उन सभी पार्टियों के नाम पता ले सकते हैं। तब आप टेली से उन सभी पार्टियों के नाम पता ले सकते हैं तथा MS वर्ड में पत्र बनाकर उसे जोड़ सकते हैं। टेली में संग्रहित डेटा को एक डेटाबेस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ODBC का मुख्य लाभ यह है कि जो बदलाव आप टेली में करते हैं वह बदलाव स्वयं ही एक्सेल के वर्कशीट में आ जाते हैं। इससे एक्सेल में डेटा को टेबल के रूप में रख सकते हैं। इससे एक्सेल में डेटा को टेबल के रूप में रख सकते हैं तथा उसकी सहायता से ग्राफ आदि बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आप किसी भी व्यक्ति को या आपके किसी भी कस्टमर को कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, कुछ शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, कुछ अकाउंट की जानकारी भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ODBC का उपयोग इसमें कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है टेली का डेटा दूसरे एप्लीकेशन में प्रयोग करना। टेली का डेटा हम किसी अन्य एप्लीकेशन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हम MS वर्ड में टेली के डेटा का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम टेली को चालू करें, F12 बटन को टाइप करें। F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन विभिन्न को चालू करें। उसमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन विकल्प को क्लिक करें। अब क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। टेली ARP9 इज एक्शन एज विकल्प में क्लाइंट विकल्प का चुनाव करें। उसके बाद में इनेबल ODBC सर्वर, यह सर्वर को क्या करना पड़ेगा आपको, यह सेट करें, अन्य विकल्प वैसे ही रहने दें। देखिए ये स्टेप्स होती हैं, आप किसी अन्य एप्लीकेशन में टेली का डेटा का यूज़ करना चाहते हैं तो वह भी इससे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, है ना। इनका सभी का मैं आपको एक पर्सनली अच्छा सा वीडियोस बना के इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो आप वह देखकर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। अभी आपकी जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित मैं आपको सारी चीज़ें शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिख सकें इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हो चुका है, वैसे ही रहने दें और इसी में इनेबल कर देना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पे, इसके बाद MS वर्ड खोलें, उसमें मेल मर्ज विकल्प चालू करें। वर्ड नया यानी कि डेटा सोर्स के बारे में पूछता है, तब MS क्वायरी बटन को क्लिक करें। उसमें टेली ODBC विकल्प को चुनें।
उसके बाद नया डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसके बाद नया डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, उसमें टैली के विभिन्न घटक एवं टेबल के रूप में दर्शाए गए हैं। यदि हमें सभी पार्टी लेज़र के नाम, पता आदि लेना है, तब हम लेज़र टेबल को चुनते हैं तथा उसमें ऐच्छिक फील्ड का चुनाव करते हैं, जैसे पार्टी का नाम, पता, पिन कोड आदि। तो इसका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। अंत में इंसर्ट मर्ज फील्ड का क्लिक करते हैं। अब मुख्य दस्तावेज में टैली के पार्टी लेज़र का डेटा जुड़ जाता है। अब मुख्य दस्तावेज में टैली के पार्टी लेज़र का डेटा जुड़ जाता है। अगला है, अब देखिए, अभी अपन ने इसे समझ लिया है अच्छे से। अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं, अगले को समझते हैं। मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग क्या होती है, चलिए इसे भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए इसे भी थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। अगला है हमारे सामने मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग। टैली में विभिन्न लेज़र, ग्रुप, वाउचर आदि प्रिंट करने के लिए मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग मेनू दिया गया है, यानी कि इसमें दिया है। इसे क्लिक करने पर प्रिंटिंग मेनू दिखाई देता है, यानी कि इसे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कौन सा विकल्प आता है, प्रिंटिंग विकल्प आता है। इसमें निम्न विकल्प हैं। अकाउंट बुक, पहला जो विकल्प है वह है अकाउंट बुक। अब अकाउंट बुक में कौन कौन से विकल्प दर्शाए जाते हैं वो चलिए देखते हैं। इस विकल्प को क्लिक करने से अकाउंट बुक का मेन्यू दिखाई देता है, जिसमें निम्न विकल्प हैं, जैसे कि कैश बुक। कंपनी के कैश बुक को प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग होता है। इसे क्लिक करने से कैश इन हैंड ग्रुप में जो लेज़र बनाए हैं उनकी सूची दर्शाई जाती है, यानी कि कैश इन हैंड में आप जितने भी ग्रुप बनाते हैं, कैश इन हैंड में आप जितने भी लेज़र बनाते हैं उनकी सूची इसमें दर्शाई जाती है। उनमें से ऐच्छिक लेज़र सिलेक्ट करें। उस लेज़र की सभी एंट्रियां प्रिंट होती हैं। यदि निश्चित अवधि का ही डेटा प्रिंट करना है तब फ्रॉम एवं टू विकल्प में तारीख टाइप करें। जैसे कि आपको यदि कोई सी अवधि में डेटा देखना है यानी कि प्रिंट करना है तो फ्रॉम यानी कि आपको जहाँ से तारीख चाहिए वहाँ का सिलेक्ट करें, और टू यानी कि जहाँ तक चाहिए वहाँ की सिलेक्ट करें। अगला है इसमें बैंक बुक्स। इस विकल्प से जिस लेज़र का ग्रुप यानी कि बैंक अकाउंट है उनकी सूची दर्शाई जाती है। उनमें से ऐच्छिक बैंक अकाउंट का डेटा प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का चुनाव करें। अगर आपको किसी बैंक का डेटा प्रिंट करना है तो आप इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अगला है मल्टी कॉलम कैश और बैंक। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है मल्टी कॉलम कैश और बैंक का। कैश एवं बैंक के लेज़र को एक साथ प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का चुनाव करें। इसमें दोनों लेज़र दो कॉलम में दर्शाए जाते हैं। इसमें दोनों लेज़र को दो कॉलम में दर्शाया जाता है, जैसे कि लेज़र। इस विकल्प में निम्न उप विकल्प हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से विकल्प हैं, जैसे कि ऑल अकाउंट। यदि इस विकल्प को चुनते हैं तब कंपनी में जितने लेज़र अकाउंट बनाए हैं तथा उनकी एंट्रियां प्रिंट होती हैं, यानी
कंपनी के अंदर जितने भी लेज़र रहेंगे ना, वो सभी लेज़र की जो एंट्रियां रहती वह होती है प्रिंट, इस विकल्प के मदद से। अगला है ऑन अकाउंट ऐच्छिक लेज़र अकाउंट। ऐच्छिक लेज़र अकाउंट की एंट्रियां प्रिंट होने के लिए इस विकल्प का प्रयोग होता है। यानी कि इच्छा के अनुसार आप जिस भी लेज़र के प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो उसकी आप एक की ही प्रिंटिंग कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ अकाउंट, एक से अधिक लेज़र अकाउंट डेटा प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग होता है। आप इसमें किसी भी ग्रुप को पर्टिकुलर मान लीजिए कि मुझे जितने भी मेरे ग्राहक हैं उन सभी की प्रिंट करना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उनकी सभी की प्रिंट का डेटा, मतलब डेटा के प्रिंट हो जाएगी। अगला है सेल्स रजिस्टर यानी कि सेल्स अकाउंट। सेल्स रजिस्टर, सेल्स अकाउंट ग्रुप के सभी लेजर का डेटा प्रिंट किया जा सकता है। इसका उपयोग सेल्स टैक्स या VAT की गणना करने के लिए होता है। परचेस रजिस्टर, परचेस रजिस्टर क्या होता है देखिए समझिए। परचेस अकाउंट ग्रुप के सभी लेजर का डेटा प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग होता है। अगला है जर्नल रजिस्टर, जर्नल बुक की एंट्रियां प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग होता है। यानी कि जर्नल के अंदर ये आपको जितनी भी एंट्रीज प्रिंट करना है वो सभी एंट्रीज यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। चलिए अगला समझते हैं अब हम, ये हमने अभी तक यहाँ समझा। अगला है आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स, ये भी इसी के अंतर्गत हैं। अगला है रिसीवेबल, इस विकल्प से जो भुगतान प्राप्त होना है उनकी सूची दर्शाई जाती है। पेबल, इस विकल्प से कंपनी को जो भुगतान करना है उनकी सूची दर्शाई जाती है। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए रिसीवेबल और पेबल। रिसीवेबल वह होता है जो कंपनी को भुगतान करना है लेकिन रिसीवेबल वह होता है जिसमें कंपनी को भुगतान प्राप्त होना है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और पेबल वह होता है जो कंपनी को भुगतान करना है लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। लेज़र, ऐच्छिक लेज़र की भुगतान की स्थिति दर्शाई जाती है। हमारी विभिन्न क्रेडिटर प्रकार के सभी लेज़र को कितना भुगतान करना है या डेब्टर प्रकार के सभी पार्टी से कितना भुगतान लेना है उसकी रिपोर्ट दर्शाई जाती है। यानी कि आपको कितना इसमें भुगतान करना है और कितना भुगतान लेना है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वह इसमें दर्शाई जाती है। चलिए आगे समझते हैं। यह प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चलिए का हमारे पास में अगला प्रश्न है टेली ऑडिट रिपोर्ट ऑप्शन चेक प्रिंटिंग। चलिए सभी को समझते हैं बैक टू बैक। पहले समझते हैं हम टेली ऑडिट को। टेली ऑडिट या मुख्य प्रयोगकर्ता जिसे एडमिनिस्टर कहते हैं, उसे सभी बदलावों को एक साथ देखने की सुविधा प्रदान करता है। वह अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा देख सकता है यद्यपि जिनसे अकाउंट में कोई अंतर नहीं आता है उन्हें नहीं देखा जा सकता है, जैसे वाउचर में नरेशन आदि। लेकिन जिन बदलावों से कंपनी के अकाउंट में अंतर आता है उन्हें देख सकते हैं। टेली में 30 दिनों तक वाउचर के बदलाव देखे जा सकते हैं तथा मुख्य प्रयोगकर्ता उन्हें वापस पुराने स्थिति में ला सकता है। वाउचर के बदलावों को देखने के लिए सभी बदलावों को एक साथ देख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। यदि उसमें सभी बदलाव मान्य हैं तब उन सभी को एक्सेप्ट कर सकते हैं या सभी बदलाव रद्द करने के लिए रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए टेली ऑडिट में जो एडमिनिस्टर होता है
कुछ चीज़ों का बदलाव को देख सकता है, उसमें सुविधा होती है देखने की, यानी कि जैसे कि आप वाउचर में नरेशन आदि चीज़ें भी देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें हो जाती है आपकी टेली ऑडिट के अंतर्गत। या फिर अगर आप उसको किसी एंट्री को मान्य रखते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अन्यथा उसे बदलाव को रद्द करना चाहते हैं तो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला को समझते हैं। एक बार मुख्य प्रयोगकर्ता ऑडिटर में बदलाव कर देते हैं तब अन्य प्रयोगकर्ता उस बदलाव में बदलाव नहीं कर सकता है। यानी कि अगर ऑडिटर उसे बदलाव कर देता है तो उसमें और कोई बदलाव नहीं कर सकता है। यदि अन्य प्रयोगकर्ता ऑडिटेट में परिवर्तन करता है तो एडमिनिस्ट्रेटर का पता चल जाता है। टेली ऑडिटर विकल्प को चालू करने के लिए यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि कंपनी क्रिएशन या अल्टर मेन्यू में यूज टेली ऑडिट फीचर विकल्प को यस सेट करें। उसके बाद है जो वाउचर अन्य प्रयोगकर्ता ने बनाए हैं उन्हें ऑडिट करने के निम्न स्टेप्स हैं। डिस्प्ले मेन्यू को क्लिक करें। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विकल्प को क्लिक करें। टेली ऑडिट विकल्प को क्लिक करें। इसमें 3 विकल्प हैं। कौन कौन से हैं? मास्टर है, यूज़र है और एक और है वाउचर टाइप। चलिए तीनों को समझते हैं बैक टू बैक। पहला होता है वाउचर टाइप। चलिए अगले को समझते हैं। इसमें अन्य उपयोगकर्ता ने जो भी वाउचर एंट्री की है उसकी सूचना प्रदर्शित होती है, जैसे पेमेंट वाउचर में कितने वाउचर बने हैं, सेल्स के कितने वाउचर बने हैं आदि। आपको सभी वाउचर उसके अमाउंट के साथ देखना चाहते हैं तब F5 बटन टाइप करें, यानी कि फंक्शन की से आपको F5 बटन दबाना है। सभी वाउचर की तारीख, प्रकार एवं अमाउंट के साथ सूची प्रदर्शित होती है। जिस वाउचर की एंट्री चेक करना है उसे सिलेक्ट करें, वही वाउचर प्रदर्शित होता है। यदि कुछ परिवर्तन किया है तो उसे सेव कर सकते हैं। देखिए उसे सेव कर सकते हैं आप। अब उस वाउचर को ऑडिटर द्वारा फाइनल करना है तब एक्सेप्ट 1 या F5 बटन प्रेस करें। अब यह वाउचर उस सूची में हट जाएगा। इसका मतलब होता है कि वह वाउचर सही है, अब उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब भी एडिटर से किसी भी तरह का वाउचर फाइनल होता है तो उस वाउचर से यह कंफर्म किया जा सकता है कि यह वाउचर अब बिल्कुल सही है, उसमें किसी भी तरह की का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे समझते हैं मास्टर को। ये होता है मास्टर्स। इस विकल्प में अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा बनाए हुए लेजर को जांचा जा सकता है तथा उसमें आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें आपको कुछ बदलाव करना है तो वह मास्टर्स से आप कर सकते हैं। एक बार मुख्य प्रयोगकर्ता एडमिनिस्ट्रेटर ने जांच लिया है तब अन्य प्रयोगकर्ता उस लेजर के नाम, ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस आदि में परिवर्तन नहीं कर सकता है। देखिए मास्टर्स ने अगर इसको जान लिया है तो कोई भी व्यक्ति प्रयोगकर्ता उसमें किसी भी तरह का एडिट यानी कि परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगला है यूज़र। कंपनी में जितने भी यूज़र बनाए हैं उनकी सूची प्रदर्शित होती है, साथ में उनके द्वारा किए गए सभी वाउचर एंट्री उसके सामने दिखती है। क्योंकि जितनी भी आप वाउचर एंट्री करते हैं वह सभी उसके सामने दिखाई देती। प्रत्येक यूज़र के द्वारा किए गए कार्य को चेक करना है तो उस यूज़र के नाम को क्लिक करें। अब उसके द्वारा किए गए सभी वाउचर एंट्री आपको दिखाई देती है। अब प्रत्येक वाउचर की एंट्री को चेक कर मुख्य उपयोगकर्ता उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक साथ सभी वाउचर को एक्सेप्ट ऑल के साथ ओके कर सकते हैं। यानी कि किसी यूज़र को किसी एंट्री को एक्सेप्ट करना है तो वह इस ऑप्शन की मदद से कर सकता है। अगला टॉपिक है यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल्स का। देखिए
सिक्योरिटी लेवल्स क्या होता है, चलिए इसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। टेली में डेटा सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रबंध किए हैं। टेली में प्रयोगकर्ता कार्य के अनुसार सुरक्षा सेट कर सकता है। इसमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए कार्य सीमा निश्चित की जा सकती है। इसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ डेटा एंट्री की अनुमति प्रदान की जा सकती है, अन्य व्यक्ति को सिर्फ डेटा प्रिंट करने की अनुमति दी जा सकती है। टेली में प्रत्येक प्रयोगकर्ता की सीमाएं निश्चित की जा सकती है। देखिए, टेली के अंतर्गत आप जितने भी आपके कार्यरत व्यक्ति हैं उन सभी को डेटा का एक्सेस आप इसमें दे सकते हैं, यानी कि उनको अनुमति आप दे सकते हैं सिक्योरिटी लेवल्स की मदद से। टेली में जब नई कंपनी बनाते हैं तब टेली वैलिड पासपोर्ट के बारे में पूछता है। उसमें ऐच्छिक पासपोर्ट डालें तथा रिपीट बॉक्स में फिर से वही पासपोर्ट डालें। टेली में प्रवेश करते समय बिना पासपोर्ट डाले कोई भी व्यक्ति कंपनी नहीं खोल सकता है। यदि गलती से पासपोर्ट भूल गए हैं तब उस कंपनी के डेटा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यूज सिक्योरिटी कंट्रोल विकल्प दिया है, जिसमें मुख्य उपयोगकर्ता जिसे एडमिनिस्ट्रेटर या ओनर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यदि आप कंपनी में किसी भी तरह का पासपोर्ट लगाते हैं तो उस पासपोर्ट के बिना आप कंपनी में प्रवेश यानी कि एंटर नहीं कर सकते हैं। और यदि आप पासपोर्ट भूल भी जाते हैं तो पासपोर्ट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे सभी कार्य करने की अनुमति रहती है। किसे रहती है? तो एडमिनिस्ट्रेटर को रहती है, तथा वह अन्य प्रयोगकर्ताओं की कार्य सीमा निश्चित कर सकता है। इसे चालू करने के लिए अब देखिए, अब इस कंट्रोल सिक्योरिटी लेवल को चालू करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको आना है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल विकल्प में यस सेट करें, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम टाइप करें तथा उसका पासवर्ड टाइप करें। पासवर्ड को एक बार और रिपीट बॉक्स में टाइप करें। अन्य यूज़र बनाने से पहले उस कंपनी का ओनर या एडमिनिस्ट्रेटर को बनाना आवश्यक है। केवल ओनर ही अन्य यूज़र बना सकता है तथा उनको कार्य करने की अनुमति दे सकता है। यदि किसी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया है तब कोई भी व्यक्ति उस कंपनी में कार्य कर ऐच्छिक बदलाव कर सकता है। देखिए, जब तक आप किसी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ओनर नहीं बनाओगे, यानी कि अनुमति देने के लिए आपको पहले ओनर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना होगा। नया यूज़र बनाने के लिए स्टेप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी इन्फो के ऊपर बटन को क्लिक करना है, फिर आता है सिक्योरिटी कंट्रोल विकल्प को क्लिक करें। इसमें आपको 3 विकल्प दिखाई देते हैं। पहला दिखाई देता है यूज़र एंड पासपोर्ट का, फिर रहता है टाइप ऑफ सिक्योरिटी का, उसके बाद में रहता है पासपोर्ट पॉलिसी का। चलिए सभी को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे यूज़र एंड पासपोर्ट को क्लिक करें। अब इसमें आपको जो यूज़र आपने बनाए हैं उनका नाम और पासपोर्ट तथा उनको किस कार्य की अनुमति दी गई है आदि की सूची दिखाई देती है। आदि की आपको इसमें क्या दिखाई देती है? सूची दिखाई देती है। यदि हम अन्य यूज़र बनाना है तो सिक्योरिटी लेवल पर क्लिक करें। इसमें आपको विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे, जैसे डेटा एंट्री, फिर ओनर, टेलीनेट यूज़र, टेलीनेट एडिटर। उचित विकल्प को क्लिक करें। उसके बाद में उसका यूज़र नेम टाइप करें, उसके बाद में उसका पासवर्ड टाइप करें, उसके बाद में तथा उसका एक्सेप्ट करें, यानी कि उसको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हैं फिर हो जाता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट विंडो आ जाती है आपके सामने। नया सिक्योरिटी लेवल बनाने के लिए निम्न चरण। पहला है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी विकल्प को क्लिक करें। सिक्योरिटी लेवल्स का विंडो दिखाई देती है। अब इसमें क्या करना है, टेली की और 3 लेवल पहले से ही सेट होते हैं, यानी कि इसमें 3 लेवल पहले से ही सेट रहते हैं। आवश्यकता के अनुसार लेवल बनाने के लिए नया नाम टाइप करें, है ना। उदाहरण के लिए हमें स्टॉक कीपर टाइप किया है, उसे
एंटर करने के बाद उस सिक्योरिटी लेवल के विभिन्न अनुमति आदि सेट करने की विंडो दिखाई देती है। इसमें निम्न विकल्प हैं। अब इसमें कौन कौन से विकल्प हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यूज़र बेसिक फैसिलिटीज ऑफ, यदि इस लेवल पर भी किसी अन्य लेवल के समान ही अनुमति देना है तब उसे सिलेक्ट करें, इसे डेटा एंट्री रखा जाता है। अगला है यहाँ पे यूज़ बेसिक फैसिलिटी ऑफ, यदि इस लेवल पर भी किसी अन्य लेवल के समान ही अनुमति देना है तब उसे सिलेक्ट करें, इसे डेटा एंट्री रखा जाता है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर, इस प्रकार के यूज़र को कितने पुराने दिनों तक में वाउचर एंट्री की अनुमति देना है वह मान यहाँ डालें। यदि 0 डालते हैं तब इस प्रकार के यूज़र पुराने तारीख में वाउचर एंट्री नहीं कर सकता है। पुराने वाउचर में बदलाव करने की सीमा इस विकल्प में सेट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की सीमा सेट करना है तो वह सीमा इसमें आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेट अल्टर रूलर फॉर प्रिंटिंग बिफोर सेव, ऐच्छिक स्टेटमेंट या वाउचर को सेव करने से पहले प्रिंट करने की अनुमति देना या नहीं वह इस विकल्प में सेट कर सकते हैं। यदि आप इसे सेव होने से पहले ही अगर प्रिंट देने की अनुमति इसमें देते हैं तो वह इसे आप इस विकल्प को आप सेट कर सकते हैं। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, दूसरे कंप्यूटर पर इस कंपनी को ओपन कर उसमें कार्य करने की अनुमति देना है या नहीं वह इस विकल्प में सेट कर सकते हैं। इसके नीचे कौन कौन से कार्य करने की अनुमति देना है या नहीं देना है वह सेट कर सकते हैं। जिस कार्य को करने की सुविधा इस प्रकार के यूज़र को देना है उसे अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ विकल्प में सेट कर सकते हैं, यानी कि सेट करें। उदाहरण के लिए हमें सेल्स वाउचर में केवल एंट्री करने की अनुमति देना है तब उसका प्रयोग किया जाता है। क्रिएट विकल्प सिलेक्ट करेंगे और सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। यदि हमें केवल स्टॉक रजिस्टर देखने की अनुमति देना है तब इस विकल्प का प्रयोग करें। डिस्प्ले, अगला है यहाँ पे डिस्प्ले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे और स्टॉक रजिस्टर विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह अन्य विकल्प को सेट किया जा सकता है। ठीक है, इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं। डायनामिक रिपोर्ट ऑप्शन, टेली डिस्प्ले मेन्यू के अंतर्गत बहुत से रिपोर्ट प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट प्रदर्शित होते हैं उनमें दर्शाए जाते हैं जो टेली पैकेज ने सेट किए हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सेल रिपोर्ट देखते हैं तब उसमें वाउचर संख्या, कौन सी पार्टी को बिक्री की है, अमाउंट आदि दर्शाया जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी डेटा हम वाउचर में एंटर करते हैं, जैसे नरेशन, डिस्पैच नोट, ऑर्डर नंबर आदि। देखिए डायनामिक रिपोर्ट ऑप्शंस क्या होता है, यहाँ पे यदि आप किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो उस व्यक्ति की सेल रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद में हो सकता है कि उसमें आपने कुछ नरेशन वगैरह डाला हो तो वह भी आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं। यदि हमें ऐच्छिक डेटा के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त करना है तब डायनामिक रिपोर्ट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। यह टेली का एक एड ऑन सुविधा है, अर्थात यह टेली पैकेज के साथ नहीं आता है अपितु इसे अलग से खरीदना पड़ता है। इसे F11 बटन से चालू किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे F11 बटन से चालू करने के लिए कैसे, डायनामिक रिपोर्ट प्राप्त करने के निम्न चरण हैं। पहला जो चरण है वह आप यहाँ देख सकते हैं, गेटवे ऑफ टेली में डिस्प्ले विकल्प में डायनामिक रिपोर्ट विकल्प को क्लिक करें। उसके बाद है इसमें दो विकल्प दिखते हैं, डायनामिक सेल्स एंड स्टॉक रिपोर्ट एंड डायनामिक सेल्स एंड परचेस रिपोर्ट। यहाँ पे दोनों रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब ऐच्छिक विकल्प को सिलेक्ट करते हैं तब सर्वप्रथम कौन से फील्ड से फिल्टर करना है वह पूछता है, जैसे पार्टी वाइज, अमाउंट वाइज आदि।
उसके बाद लेज़र की सूची प्रदर्शित होती है, उसमें से इच्छित पार्टी सिलेक्ट करें। उसके बाद सेल्स रजिस्टर दिखाई देता है। कौन सा रजिस्टर दिखाई देता है? तो सेल्स रजिस्टर दिखाई देता है। उसके बाद अगली विंडो दिखाई देती है जिसमें आप रिपोर्ट में कौन कौन से फील्ड चाहते हैं वह सेट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें पार्टी एड्रेस, वाउचर नंबर, पार्टी CST नंबर, शो शिपिंग डिटेल्स आदि देखना है। तब सभी के सामने यस सेट करें तथा अन्य के सामने नो टाइप करें। अगर हम ये सब देखना चाहते हैं तो हमें इस तरह के सभी विकल्प को यस करना है और बाकी के विकल्प को नो ही रखना है। सभी पैरामीटर सेट करने के बाद एक्सेप्ट करें। ये सब एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने जो घटक यस सेट किए हैं उन सभी घटकों के साथ रिपोर्ट प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार के अन्य रिपोर्ट देख सकते हैं। चेक प्रिंटिंग, चलिए इसे हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर चेक प्रिंटिंग से संबंधित प्रश्न भी बनता है, जैसे कि टेली में चेक प्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझाइए, चेक प्रिंटिंग क्या होता है, चेक प्रिंटिंग को विस्तार से समझाइए, चेक प्रिंटिंग के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो आपको यही प्रश्न हर जगह लिखना है। तो देखिए यह प्रश्न, टेली में चेक द्वारा भुगतान करने पर सीधे चेक प्रिंट करने की सुविधा है। इस सुविधा को चालू करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। F11 बटन को दबाएं, कंपनी फीचर का मेन्यू दिखाई देता है, उसमें अकाउंटिंग फीचर विकल्प को क्लिक करें। उसके बाद है अकाउंटिंग फीचर का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, उसमें अदर फीचर में इनेबल चेक प्रिंटिंग विकल्प को यस सेट करें। उसके बाद है सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस, इस विकल्प को आपको यस सेट कर देना है। उसके बाद आता है आपको कंपनी चेक डिटेल्स का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इसमें जो कंपनी चेक जारी करती है उसका नाम टाइप करें या फिर बैंक सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस नाम से कंपनी का अकाउंट है वह नाम टाइप करें। उसके नीचे कौन से बैंक खाते से भुगतान होने पर चेक प्रिंटिंग होनी चाहिए वह बैंक अकाउंट सूची से सिलेक्ट करें। जैसे बैंक अकाउंट का लेजर पहले से बना होना चाहिए। देखिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब भी टेली के अंतर्गत चेक प्रिंटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट पहले से बना होना चाहिए। उसके बाद चेक का आधार एवं उसके लेआउट का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इसमें चेक के विभिन्न घटक का आकार सेट करें, जैसे पेज की स्थिति, दो घटकों के बीच की दूरी आदि। इसमें सभी मान मिलीमीटर में दिए जाते हैं। सभी मान डालने के बाद फिर से पिछला डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। एक बार एंटर बटन दबाएं, आपको अकाउंटिंग फीचर का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। यदि चेक प्रिंटिंग करना है तब यस या वाई बटन दबाएं। अब इसमें दिए गए आकार के अनुसार डेटा प्रिंट होता है। जब आप पेमेंट वाउचर में बैंक अकाउंट से भुगतान करते हैं तब एंट्री पूर्ण होने के बाद चेक प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। उसमें यस विकल्प को चुनें। ये चुनने के बाद इस तरह से आप टेली में चेक प्रिंटिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के हमारे सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सभी ने आज की इस क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा है और मुझे उम्मीद है कि आपको कई तरह के जो डाउट्स आपके मन में चल रहे थे वह यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। जिनके भी अगले पेपर PGDCA के होने वाले हैं उन सभी को शुभकामनाएं एवं ऑल द बेस्ट। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगली वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।